गुड मॉर्निंग बच्चों। हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हिंदी भाषा में हिंदी सेकंड में आपको भाषा और व्याकरण पढ़ाएंगे, जो कि है पाठ 1। भाषा। भाषा किसे कहते हैं? जिस साधन के द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों और विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करता है और दूसरों के विचारों को समझता है, उसे भाषा कहते हैं। भाषा का आधार ध्वनि है। तो जिन ध्वनियों से निश्चित अर्थों का बोध होता है, वो ध्वनि जिससे हमें निश्चित अर्थों का बोध होता है, वह भाषा का रूप धारण कर लेती है। संक्षिप्त में हम भाषा की परिभाषा इस प्रकार भी दे सकते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने भाव विचार दूसरे मनुष्य तक पहुंचाता है तथा दूसरे मनुष्य के भाव विचार ग्रहण करता है, वह भाषा कहलाता है। अब विश्व के सभी देशों में अपनी अपनी अलग अलग भाषाएं होती हैं, जैसे कि ब्रिटेन में अंग्रेजी भाषा, जापान में जापानी भाषा, फ्रांस में फ्रेंच, चीन में चीनी भाषा और रूस में रूसी भाषा बोली जाती है। तो इन भाषाओं का प्रयोग विचारों के आदान प्रदान के लिए किया जाता है। हम क्या भाषा का प्रयोग क्यों करते हैं? इसलिए क्योंकि हमारी बात कोई समझ सके, सामने वाला समझ सके। तो विचारों के आदान प्रदान के लिए ही हम भाषा का प्रयोग करते हैं। अब ये थी देशों की भाषा। अब भारत की भाषा। भारत के विभिन्न राज्यों में भी अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे कि बंगाल में बंगाली, असम में असमी, उड़ीसा में उड़िया, इसी प्रकार हिंदी, गुजराती, पंजाबी, कन्नड़, तमिल और मलयालम आदि भाषाएं हमारे भारत देश में बोली जाती हैं। अब भाषा के रूप। भाषा के रूप कितने होते हैं? भाषा के मुख्यतः 3 रूप होते हैं। सामान्य रूप से समझाने के ढंग के आधार पर भाषा के 3 रूप होते हैं। पहला मौखिक रूप, दूसरा लिखित रूप और तीसरा सांकेतिक रूप। मौखिक भाषा। मौखिक रूप क्या है? भाषा के जिस रूप द्वारा मनुष्य अपनी बात बोलकर दूसरों को पहुंचाता है। मौखिक मतलब मुंह से बोलकर, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। इस भाषा को में व्यक्ति क्या है? सुनकर बात समझता है और भाषा का यही रूप प्राचीनतम है तथा इसका प्रयोग व्यापक रूप से किया जाता है। मौखिक भाषा का प्रयोग व्यापक रूप से किया जाता है। दूसरा है लिखित भाषा। लिखित भाषा क्या है? लिखित भाषा को जब लिखकर प्रकट किया जाता है तो वह भाषा लिखित भाषा का रूप कहलाता है। लिखित भाषा में ध्वनियों के स्थान पर वर्णों का प्रयोग किया जाता है। मौखिक भाषा में ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है और लिखित भाषा में ध्वनियों के स्थान पर वर्णों का प्रयोग किया जाता है और इसमें दूसरा व्यक्ति पढ़कर बात समझता है, जबकि मौखिक भाषा में दूसरा व्यक्ति सुनकर बात को समझता है। अब तीसरा है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा क्या है? कई बार संकेतों द्वारा हम अपनी बात या विचार को दूसरों तक पहुंचाते हैं, परंतु सदैव संकेतों के माध्यम से अपनी बात को स्पष्ट रूप से नहीं समझा पाते। इसके लिए हमें भाषा के मौखिक और लिखित रूप का ही प्रयोग करना पड़ता है। इसलिए भाषा के इस रूप की गणना व्याकरण में नहीं की जाती। व्याकरण में लिखित भाषा और मौखिक भाषा की गणना की जाती है, सांकेतिक भाषा की गणना नहीं की जाती। अब मातृभाषा। मातृभाषा क्या है? जब कोई शिशु किसी परिवार में जन्म लेता है तो अपने परिजनों को जिस भाषा में या बोली में वह बात करते हुए पाता है, वह उसी भाषा को स्वाभाविक रूप से सीख लेता है। तो इसे ही मातृभाषा कहा जाता है। मातृभाषा अर्थात जो अपने परिवार में जो भी भाषा बालक सीखता है वह उसकी मातृभाषा होती है। बोली क्या है? भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। जैसे कि यह एक छोटे से क्षेत्र में बोली जाती है, वही भाषा का स्थानीय रूप होता है। यह किसी क्षेत्र विशेष में वहाँ के निवासियों द्वारा मौखिक रूप से अपने विचारों को आदान प्रदान करने के लिए प्रयोग की जाती है। बोली का क्षेत्र सीमित होता है।
जबकि भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है। भाषा जो है वो व्यापक रूप से बोली जाती है और बोली जो है एक सीमित क्षेत्र में ही बोली जाती है। भारत में बोली जाने वाली प्रमुख बोलियां कौन कौन सी होती हैं? भोजपुरी, बुंदेली, मैथिली, अवधी और ब्रजभाषा, ये भारत की प्रमुख बोलियां हैं। राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा क्या है? जब कोई भाषा किसी राष्ट्र के अधिकांश भूभाग पर बोली जाती है या समझी जाती है तो वह राष्ट्रभाषा बन जाती है। जैसे हमारी भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी। हिंदी हमारे भारत की राष्ट्रभाषा है। ठीक है, मातृभाषा, बोली, राष्ट्रभाषा। अब लिपि। लिपि किसे कहते हैं? लिपि या स्क्रिप्ट। जब हम कुछ बोलते हैं तो हमारे मुंह से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं, तो इन ध्वनियों को लिखने के लिए, जब हम बोलते हैं तो ध्वनि निकलती हैं। अब इन ध्वनियों को लिखने के लिए हमें कुछ चिन्हों का प्रयोग करना पड़ता है। यही चिन्ह लिपि होते हैं। इन्हीं चिन्हों को लिपि कहते हैं। तो प्रत्येक ध्वनि के लिए अलग अलग चिन्ह होता है। इस प्रकार लिपि की परिभाषा हम कह सकते हैं कि भाषा को लिखने के लिए प्रयोग होने वाले ध्वनि चिन्हों को लिपि कहते हैं। लिपि के द्वारा हम अपनी बात को लिखकर प्रकट कर सकते हैं। याद रखिए कि हिंदी भाषा को लिखने के लिए लिपि की आवश्यकता होती है और बोलने के लिए किसी लिपि की आवश्यकता नहीं होती। बोलने के लिए किसी लिपि की आवश्यकता नहीं होती, जबकि अगर हम उसी भाषा को लिखेंगे तो लिखने के लिए हमें किसी न किसी लिपि की आवश्यकता होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लिपि की आवश्यकता लिखित भाषा को होती है, मौखिक भाषा को नहीं। प्रत्येक भाषा की अपनी एक अलग लिपि होती है। जैसे कि हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, गुजराती की देवनागरी है और संस्कृत की भी देवनागरी लिपि है। पंजाबी भाषा की गुरुमुखी लिपि है और उर्दू भाषा की लिपि है फारसी और तमिल भाषा की लिपि है तमिल। व्याकरण। व्याकरण क्या है? व्याकरण शब्द दो शब्दों से मिलकर बनाया गया है, वी और आकरण। वी का क्या अर्थ है? वी का अर्थ है विकार और आकरण का अर्थ है निकालना, अर्थात भाषा में से विकार को निकालना, अर्थात उसे भाषा को अशुद्धियों को निकालकर शुद्ध करना ही व्याकरण का मुख्य कार्य होता है। हम जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वह शुद्ध है या अशुद्ध, इसका ज्ञान हमें व्याकरण के द्वारा ही होता है। तो इस प्रकार व्याकरण की परिभाषा क्या है? व्याकरण वह ज्ञान है जो हमें भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है, वही व्याकरण कहलाता है। जिस प्रकार हमारा मस्तिष्क हमारे शरीर के सभी अंगों को सही और सुचारू रूप से चलाता है, उसी प्रकार व्याकरण का जो कार्य है वह व्याकरण भाषा को सुव्यवस्थित निर्माण करता है। व्याकरण के द्वारा ही हम भाषा का सुव्यवस्थित निर्माण कर सकते हैं। जिस प्रकार दिनों के मेल से सप्ताह बनता है, सप्ताह के मेल से महीने बनते हैं और महीनों के मेल से ही वर्ष बनता है, उसी प्रकार शब्दों के मेल से सार्थक वाक्य बनता है और वाक्यों के मेल से ही भाषा बनती है। इसी आधार पर व्याकरण के 3 अंग होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण से ही शब्द बनते हैं, शब्द से ही वाक्य बनती है और वाक्य से ही भाषा बनती है। वर्ण विचार। व्याकरण के इस अंग से हम वर्णों के आकार, रूप, भेद आदि पर विचार करते हैं। शब्द विचार पे हम किस बात पर विचार करते हैं कि व्याकरण के इस भाग में हम शब्दों के रूप, बनावट, प्रयोग व भेद आदि पर विचार करते हैं। और वाक्य विचार के अंतर्गत व्याकरण के इस अंग में हम वाक्यों के भेद व प्रयोग आदि की जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ये पाठ 1 भाषा और व्याकरण के बारे में हमने आज पढ़ा। इस पाठ को आप दोबारा से पढ़ेंगे और इसके जो प्रश्न एक्सरसाइज है वो आप फाइंड करने की कोशिश करेंगे और चैप्टर को अच्छे से याद करेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।